ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 9 एडोब फोटोशॉप क्लास नंबर 1। अच्छा, आज से हमने एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसा हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते आए हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको स्टार्टिंग पे आप लोगों का समझना ज़रूरी है। अच्छा, वो क्या चीज़ें हैं? इसमें कुछ रूल्स हैं इसके फ़ोटोशॉप के, उसको ज़रा मैं आपको वन बाय वन बताता चलूँ। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि फ़ोटोशॉप में आपने जब भी कोई इमेज लेकर आना है या कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई आप सपोज़ कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने लगे हैं, कोई कुछ भी कोई समझ लें फ्लेक्स वगैरह कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने साइज़ एक बार लेना है। यानी ये आप सोच लें, कंफर्म कर लें कि आपका आप साइज़ नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी एक रीज़न है, उसको ज़रा समझें। मैंने कंट्रोल एन किया, सब कुछ इसमें सेम उसी तरह से है, न्यू किया। ये सेम उसी तरह का इंटरफ़ेस आ गया जैसा आपने एडोब इलस्ट्रेटर में देखा था। ये है क्या, इसको भी मैं भी समझा देता हूँ थोड़ा-सा। मैंने यहाँ से एक फ़ाइल क्रिएट की। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद मैं सपोज़ यहाँ से एक इमेज ले आता हूँ। इस इमेज को मैंने यहाँ रख दिया। ये एक इमेज आ गया इसमें, ठीक है। अच्छा, देखें होता क्या है फ़ोटोशॉप में, आप जब एक बार कोई भी इमेज फ़ोटोशॉप में लेकर आएँगे, तो आपने उसको यानी जब सपोज़ मैंने यहाँ से आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें जाते हैं और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इमेज, और इमेजेस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इसमें से मैंने किसी इमेज पे क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी इमेज, एंड देन फ़ोटोशॉप में आकर मैंने इसको पेस्ट किया। जब मैंने पेस्ट किया तो अभी ये एक बाउंडिंग बॉक्स दे रहा है मुझे। अ, ये एक बाउंडिंग बॉक्स दे रहा है। इस लेवल पर पकड़ कर मैं इसको रीसाइज़ अभी कर सकता हूँ, और जिस भी साइज़ पर मैं लेकर जाऊँगा, वहाँ ले जाकर मैं इसको जब एंटर कर दूँगा या यहाँ से इसको कमिट कर लूँगा, तो ये अब फ़ोटोशॉप का एक समझने का हिस्सा बन गया। अच्छा, अब सपोज़ आपके ज़हन में आता है कि मुझे इसको साइज़ को स्मॉल रखना था। आपने इसको क्या करना है, अच्छा इलस्ट्रेटर की तरह इसके अंदर आपके पास क्लिक करने के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स नहीं शो होता। उसके लिए आपको करना पड़ता है कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। दूसरा ये है कि अगर आपने बाउंडिंग बॉक्स दिखाना है तो यहाँ से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर लें, तो ये आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको स्मॉल किया, और यहाँ तक इस लेवल तक मैंने इसको स्मॉल किया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये इस साइज़ में आ जाए और इसके साथ-साथ और इमेजेस आ जाए। यहाँ मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। मैंने कहा नहीं, ये जो है ना नीचे नहीं लगाने, बल्कि इसको मैं हाफ पेज के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और
यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके कुछ ऐसे ले आता हूँ। मैंने यहाँ पर एंटर किया तो कोई चेंज नज़र आया आपको इमेज में? जी, ब्लर हो गया। अच्छा, पिक्सल खराब हो गए। अच्छा, इसका मतलब ये है, तो इसका हम अल्टरनेट देख लेंगे आगे चल के, इसमें क्या सोल्यूशन होता है। अच्छा, इसका यानी मीनिंग ये निकाला हमने कि आप जब भी कोई इमेज लाएं एडोब फोटोशॉप में, तो आपने एक बार डिसाइड कर लेना है, आपने एक बार डिसाइड कर लेना है कि आपको वो इमेज किस साइज में चाहिए। अगर आप बाद में साइज चेंज करेंगे तो इमेज आपका पिक्सेलेट हो जाएगा और ब्लर नज़र आने लगेगा। पहला रूल तो ये ज़हन में रखें कि जब भी डॉक्यूमेंट साइज लेना है फोटोशॉप में या कोई इमेज लेकर आना है, तो उसके अंदर आपने ये बात डिसाइड कर लेनी है कि आपको इस इमेज का साइज़ कितना चाहिए। ठीक है? इसका एक अल्टरनेट होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम आगे वाली क्लास में चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पहला रूल तो ये हो गया कि आप जब भी कोई इमेज लाएंगे एडोब फोटोशॉप में, तो आप ये डिसाइड कर लेंगे पहले से कि आपको किस साइज में इसको यहाँ लगाना है। बाद में आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इमेज पिक्सेलेटेड हो जाएगा। पहला रूल। सेकंड चीज कि एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने आपको नहीं कहा कि आप लेयर बेस चलें या लेयर की मुनासबत से अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें। मैंने एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया। अच्छा, दो तरह की चीज़ें हैं, एक होते हैं लेयर बाउंड सॉफ्टवेयर और एक होते हैं लेयर फ्री सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर आप कोरल ड्रॉ की बात करें ना, तो कोरल ड्रॉ बिल्कुल लेयर फ्री सॉफ्टवेयर है। इवन कि उसमें यानी बैग के ऊपर लेयर्स बन रही और यानी हम उसको वहाँ पर जाकर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ हमें उसको शो नहीं करता, हमें खुद जाकर ऑप्शंस को शो करवाना पड़ता है, यानी उसके अंदर जाकर। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर आपको बाहर एक लेयर पैनल देता है। आप चाहें तो लेयर फ्री चला लें अपने सारे सिस्टम को, जितना भी आप काम कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको लेयर बाउंड कर दें, यानी लेयर मैनेजमेंट साथ साथ करें, इसको कहते हैं लेयर मैनेजमेंट करना। अच्छा, एडोब फोटोशॉप की जब आप बात करेंगे ना, तो एडोब फोटोशॉप आपका एक लेयर बाउंड सॉफ्टवेयर है। आप लेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप लेयर्स को इग्नोर करेंगे तो आप फोटोशॉप को यूज़ नहीं कर सकेंगे। इस वजह से कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग के ऊपर ये समझ रहे होते हैं कि एडोब फोटोशॉप थोड़ा सा मुश्किल है। यानी थोड़ा सा कह रहा हूँ तो थोड़ा सा ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि एडोब फोटोशॉप ऐसी चीज़ है जो आपको समझ ही नहीं आएगी। बड़ा इजी है, बड़े मज़े के काम कर सकते हैं हम एडोब फोटोशॉप में। एडोब फोटोशॉप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, एडोब फोटोशॉप में इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी कुछ है। यानी मैं अगर कहूँ कि मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन सा है ग्राफिक्स के अंदर, तो एडोब फोटोशॉप है। अच्छा, आपके पास यहाँ से मैं सपोज एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और ये हमने न्यू न्यू फाइल बना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था इलस्ट्रेटर में कि हम यहाँ से क्या कर रहे होते थे। सिस्टम क्यों स्लो हो रहा है, लगता है मेरी तरह बीमार हो गया सिस्टम। अच्छा, यहाँ से मैंने एक ये बनाया बॉक्स, उसके बाद मैंने इसकी एक और कॉपी ली, इसको यहाँ रख दिया। फिर मैंने यहाँ से आकर एलिप्स बना लिए। फिर मैंने टाइप लेके मैंने कुछ यहाँ पर कुछ लिख दिया। ठीक है? अब सारा क्या कर रहे हैं, लेयर फ्री काम कर रहे हैं, आप बाउंड नहीं है लेयर्स के ऊपर। लेयर मैनेजमेंट इंटरनली लेयर पैनल के अंदर हो रही है, जिसमें एक लेयर बनी हुई है। अगर आप उसमें मजीद जाएंगे तो आपको ये सारी अलग अलग लेयर्स के ऊपर पड़ी हुई नजर आएंगी। ठीक है? ये यानी लेयर मैनेजमेंट सारी वो खुद कर रहा है एडोब इलस्ट्रेटर। इस वजह से ये लेयर बाउंड भी आप इसको चला सकते हैं, लेयर फ्री भी चला सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर फोटोशॉप की बात करें, फोटोशॉप में मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना रहा हूँ और इस सिलेक्शन में मैं एक कलर फिल करता हूँ। लाइक यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ से मैं कहता हूँ पेंट बकेट एंड इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, एक कलर फिल हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको मैं मूव करके इस जगह से यहाँ ले, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव किया। उसने कहा कि ये एक बैकग्राउंड लेयर है, इसको आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें पहले। मैंने इसे कहा चलें जी कर दें। जब मैंने किया तो वाइट बैकग्राउंड भी साथ साथ मूव हो गया। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अच्छा, करना क्या चाहिए था कि सिलेक्शन बनी हुई थी, ठीक है, इसका मैं शो ट्रांसफॉर्म खत्म कर रहा हूँ। एक मैं न्यू लेयर लेता, यानी मैंने लेयर खुद लेनी है। कुछ फोटोशॉप के टूल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिसमें आप लेयर खुद लेंगे। मैंने यहाँ से न्यू एक लेयर का बटन है, इस पर क्लिक किया और एक लेयर ले ली। और लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ से इसमें आकर एक कलर दे दिया। अब मैंने कलर दे के कंट्रोल डी किया। ठीक है, कंट्रोल डी फॉर यानी ये जो सिलेक्शन आ रही है ना, इस सिलेक्शन को अगर आपने डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी। इलस्ट्रेटर में हम क्या कर रहे होते थे, कंट्रोल डी फॉर, क्या होता था कंट्रोल डी फॉर एडोब इलस्ट्रेटर में? डुप्लीकेट। बोल आप लोग भी सही रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज कर रहे। डुप्लीकेट कमांड। तो यहाँ पर कंट्रोल डी किस पर्पस के लिए यूज होगा, ये जो सिलेक्शन आपको नजर आ रही है, अगर हम कलर से भी पहले चले जाएं, अगर आपने सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अब लाइव पेंट बकेट से एक कलर फिल किया, कंट्रोल डी किया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको जहाँ मर्जी अपने कैनवस के ऊपर मूव कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि ये क्या था, ये आर्टबोर्ड था और फोटोशॉप में क्या बोलते हैं इसको, कैनवस बोलते हैं। आपका आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट जब लेते हैं, जैसे ये है, तो ये भी मैंने एक कैनवस के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक जगह पर लोगो लगाया हुआ है। अच्छा, हम इसको अब जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब लेयर लेना क्यों ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखें, कैनवस कब लिया जाता है, जब आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कैनवस है, उस कैनवस के ऊपर मैं जाऊं और जाकर डायरेक्ट कुछ पेंट कर दूं, तो क्या होगा, जो वाइट कैनवस था उसके ऊपर सपोज हम यहाँ से ये करते हैं, ये लेयर नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैंने एक यहाँ से ब्रश लिया, मैंने यहाँ से एक ब्रश लिया और ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ब्रश साइज मैंने बढ़ा दिया। मैंने यहाँ से ये यहाँ पर कुछ पेंट कर दिया, ये मैंने किस पे किया, कैनवस के ऊपर। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और पेंट कर दिया। यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं और किसी और कलर में भी यहाँ पेंट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पेंट किया हुआ है ये उठ के इसके ऊपर आ जाए और ये उठ के इसके ऊपर आ जाए, यानी ये इस पर और ये वाला और इसके ऊपर जब ये यहाँ पर होगा तो। अब क्या है कि आपने तो जो कैनवस बना हुआ था, जो लकड़ी का फ्रेम नहीं होता जिसके ऊपर हम अपना कोई भी पेपर लगा के कोई पेंटिंग करते हैं, तो हमने तो अपने कैनवस पे पेंट कर दिया है, तो वो क्या होगा, मूव तो नहीं होगा। या तो आपको उस पर अगेन वाइट ब्रश
फेरना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ से इसको स्वैप करता हूँ और ब्रश लेकर मैं वाइट फेर देता हूँ दोबारा कि यार ये जो मेरे से बाई मिस्टेक हो गया, इसको मैं यहाँ से वैसे ही कर दूं जैसा कैनवस ओरिजिनल होता है। ठीक है, मैंने इसको वैसे ही कर दिया। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि मैं उस कैनवस, उस लकड़ी के कैनवस के ऊपर उसी साइज का एक पेपर लगाता, जैसा कि मैंने ये पेपर लगा दिया। लेयर वन एक पेपर है, मैंने इसके ऊपर एक पेपर लगाया और यहाँ पर एक पेंट किया। ठीक है, उसके बाद एक और पेपर लगाया, उस पर आकर मैंने एक नए कलर के साथ अगेन पेंट कर दिया, लाइक ये। ठीक है, अब मैंने दो पेपर्स पे, कैनवस पे दो डिफरेंट पेपर लगाए और उनके ऊपर अलग अलग पेंट किया। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस पेपर को उठाकर इसके ऊपर रख दूँ। ठीक है, चाहूँ तो इस पेपर को उठाकर नीचे ले आऊँ ताकि वो वाला ऊपर दिखने लगे। हाँ जी, लेयर कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? इस एग्जांपल से हम लेयर क्यों लेंगे, ये बात समझ आई क्या नहीं? अच्छा, अब देखें, होता क्या है कि अ, हम फोटोशॉप मीन्स हर कलर के लिए नहीं, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नई लेयर लेंगे। कलर जरूरी नहीं है, मैं समझ लें कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अच्छा, देखें, फोटोशॉप में, फोटोशॉप में कुछ चीजें ऐसी हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से कहता हूँ कि टी लें, टी फॉर टेक्स्ट टूल। मैंने यहाँ क्लिक किया कैनवस के ऊपर, तो उसने एक लेयर ऑटोमेटिकली बना दी। आपको यहाँ नई लेयर लेने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट टूल जब आप यूज कर रहे हैं। एक बात। नंबर टू, जब आप यहाँ से कोई शेप लेंगे, लाइक ये सारी शेप्स जैसे वहाँ थी इलस्ट्रेटर में, यहाँ पर भी मौजूद है। मैं यहाँ से कोई शेप ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से पकड़कर इसको ये बनाया। ठीक है, जैसे ही मैंने बनाया तो एक नई लेयर आ गई यहाँ पर ऑटोमेटिकली। कुछ टूल्स में एडोब फोटोशॉप खुद ब खुद लेयर मैनेजमेंट कर रहा है, लेयर एक खुद ब खुद नहीं बना देता है। कुछ जगह के ऊपर आपको लेयर एक खुद नई लेयर लेनी है, और ख़ास तौर पे कब लेनी है, जब आप कोई ब्रश से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, उस आपको नई लेयर लेनी है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ तक जो अभी हमने पहला रूल की बात की कि आपने एक पिक्चर साइज एक दफ़ा सेट कर लेना है, और सेकंड बात हमने की कि लेयर हर दफ़ा में एक नई लेयर लेंगे। ठीक है, और किन किन जगह पे लेयर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, किस जगह पर लेयर ऑटोमेटिकली नहीं आएगी बल्कि आपको खुद बनानी पड़ेगी। लेयर कॉन्सेप्ट क्या है, कैनवस का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर पेपर लगाना जो है वो एक नई लेयर लेना, ये सारी चीज़ें जो भी अभी हमने डिस्कस की, जिसको मैंने एक शॉर्ट वे में रिपीट किया, ये सब कुछ आपको समझ आ गया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ से ये हो गए जी दो रूल्स। अच्छा, दो रूल्स हमने करने के बाद अब आना है नंबर थ्री के ऊपर। नंबर थ्री क्या है? देखिए, आप जब भी कोई भी कमांड इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए का होना ज़रूरी है। सिलेक्शन का होना ज़रूरी से मतलब ये कि सपोज मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ से कोई ऐसा जैसे ये है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी इमेज। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी मैं यहाँ से कोई, मैं यहाँ माउस ओवर कर रहा हूँ, माउस ओवर करने से इस कॉर्नर पे देखें एक साइज आ रहा है 1100 बाई 734।
मैं जब यहाँ से कॉपी करूंगा ना, कॉपी इमेज करूंगा, तो ये आपके क्लिप बोर्ड में कॉपी होगी। फोटोशॉप में मज़े की बात ये है कि जब आप कंट्रोल एन करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा कि आपने कुछ साइज कॉपी, कुछ इमेज कॉपी किया हुआ है और उसका साइज 1100 बाई 734 यानी 734 है, जो कि अभी हमने कहाँ से देखा था, इसमें से ये आ रहा है वो साइज। आप कोई भी इमेज लेकर आएंगे, लाइक मैं ये इमेज लाता हूँ 850 बाई 480, मैंने कॉपी इमेज किया। फोटोशॉप क्या करता है, जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो जो लास्ट इमेज कॉपी हुआ हुआ होता है उसका साइज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर जाता है। मैंने यहाँ से इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद कंट्रोल भी करूँगा तो एग्जैक्ट उसी साइज में इमेज पेस्ट होगी। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मैं सिलेक्शन बनाऊँ, या एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ कि अभी ये एडजस्टमेंट लेयर क्या है इसको भूल जाए, सिर्फ एक काम करने लगा छोटा सा। मैं कहता हूँ कि सैचुरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कलर भी हम कुछ चेंज करते हैं। ये क्या हो रहा है, पूरे इमेज के ऊपर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात होगी। नंबर टू, कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो साहब यहाँ बैठे हैं, इन साहब को हम फोकस करें और इतने एरिया में कोई चेंज लाएं। मैंने यहाँ से आकर कोई भी ह्यू सैचुरेशन लिया, उसकी मैंने सैचुरेशन लेवल बढ़ाया और देन मैंने इसको यहाँ से कुछ चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि चेंज किस एरिया में आया, जो एरिया सेलेक्ट हुआ होता। अच्छा, ये कैसे सेलेक्ट हुआ हुआ था, ऐसा क्यों हुआ सिलेक्शन के ऊपर। फोटोशॉप में दो चीजें हैं, आप यहाँ से सिलेक्शन लें। ठीक है, यानी मैं यहाँ से एक सिलेक्शन ले रहा हूँ और इस सिलेक्शन पे मैं अगर ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो फोरग्राउंड कलर फिल होगा, और अगर कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो बैकग्राउंड कलर फिल होगा। अच्छा, इसके अंदर इस जगह की तरह यहाँ पर फिल लिखा आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रोक लिखा आ रहा है, ये आप लोगों ने पहले देखा हुआ है। फोटोशॉप में ये होता है कि ये है फोरग्राउंड कलर जो ऊपर बैठा हुआ है, और ये है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जी देखें, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, बाकी कोई एक दो लोग कंफर्म करें। अच्छा, अगर किसी इंडिविजुअल को आवाज नहीं ना आ रही तो वो ईद करके दोबारा ज्वाइन करे तो उससे बेहतर हो जाएगा, आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि मैंने सिलेक्शन ली, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने ये कलर कर दिया। आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड का कलर इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, उनको कोई डिफरेंट कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ से ऑल्ट बैक स्पेस किया तो फोरग्राउंड कलर फिल हुआ, कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो बैकग्राउंड कलर फिल होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक और काम करूँ, शिफ्ट बैक स्पेस करूँ, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई कलर चूज कर सकते हैं। रन टाइम के ऊपर आप उसे, वो आपसे कलर पिकर आपको दे देगा और वो पूछेगा कि आपने कौन सा कलर लेना। आप यहाँ से कोई भी कलर, लाइक मैं कहता हूँ ये कोई ऑरेंज टाइप कलर लेना, आपने ये करके ओके किया, देन यहाँ से ओके करेंगे तो कलर कौन सा आ जाएगा, जो आपने रन टाइम पर चूज किया है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अगर सिलेक्शन नहीं है, यानी इस बात को जरा समझिएगा, मेरे पास अब सिलेक्शन कोई नहीं है, मैं अगर ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है और कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। हाँ जी, कोई बताएगा। ये क्या हुआ, ऑल्ट बैक स्पेस किया तो ये
कंट्रोल बैक स्पेस किया तो इस तरीके से यानी पूरे कैनवस के ऊपर एक कलर फिल हो गया, बैकग्राउंड था या फोरग्राउंड था अकॉर्डिंग टू कीज जो मैंने प्रेस की। अच्छा, अब होता ये है कि अगर आपके कैनवस के ऊपर कोई सिलेक्शन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन सिलेक्शन के अंदर होगी, और अगर कोई सिलेक्शन मौजूद नहीं है तो पूरा कैनवस सिलेक्शन एरिया है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर कोई सिलेक्शन मौजूद है तो उस सिलेक्शन के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगी, और अगर वो सिलेक्शन आपके कैनवस पे मौजूद नहीं है तो पूरा कैनवस आपका सिलेक्शन एरिया, यानी आपको किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिलेक्शन का होना जरूरी है। या तो वो सिलेक्शन आपकी कस्टम सिलेक्शन होगी, अगर कस्टम सिलेक्शन नहीं है तो वो पूरा कैनवस को समझेगा कि ये पूरा का पूरा ही सिलेक्शन है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये है जी आपका थर्ड रूल एडोब फोटोशॉप का। इन रूल्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला ये कि आप जब भी कोई इमेज लाएं, एक बार उसका साइज डिसाइड कर लें, उसके बाद आपने उसको रीसाइज नहीं करना। स्मॉल कर सकते हैं लेकिन लार्ज यानी स्मॉल किए हुए को लार्ज नहीं कर सकते, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, पिक्सेलेटेड हो जाएगा। अच्छा, इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि फोटोशॉप, सपोज आप एक इमेज लाए हैं कैनवस के ऊपर, उस इमेज को आपने 500 पिक्सल के ऊपर सेट कर लिया। अब आपने ये डिसीजन लिया कि 500 नहीं बल्कि 200 होना चाहिए। आपने उसको जैसे ही 200 किया तो फोटोशॉप क्या करता है, 300 पिक्सल का डाटा ज़ाया कर देता है। अब वो रह गया 200। जब आप 200 को स्ट्रेच करके अगेन 500 पे ले जाएंगे तो ऊपर के 300 की जो भी डिटेल्स थी वो फोटोशॉप ज़ाया कर चुका है आपके रीसाइज करने के ऊपर। तो लिहाजा वो 200 को 500 पिक्सल के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको आपका इमेज पिक्सेलेटेड नजर आएगा। नंबर एक तो ये हो गया। नंबर टू क्या है कि आप जब भी कोई काम करेंगे फोटोशॉप पे, जिन टूल से बाय डिफॉल्ट लेयर्स बन रहे हैं उनको तो आप नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जिन टूल से आपके बाय डिफॉल्ट लेयर नहीं बनते वहां पर आप खुद से न्यू लेयर लेंगे। और उसकी एग्जांपल जो मैंने बताई थी वो थी कैनवस और पेपर वाली। ये इस वक्त जो आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें एक बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है, ये आपका एक कैनवस है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी इसके ऊपर अगर पेपर लगाना है तो वो पेपर ऐसे लगेगा न्यू लेयर से। दो रूल्स हो गए। नंबर तीन के ऊपर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका कोई भी कमांड इंप्लीमेंट होती है किसी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। अगर तो कोई कस्टम सिलेक्शन मौजूद है तो उसके अकॉर्डिंग हो रही होगी, अगर कस्टम सिलेक्शन नहीं है तो वो पूरे कैनवस को सिलेक्शन एरिया समझ रहा होता है फोटोशॉप। ये तीन रूल्स थे जिनको मैंने आपको रिपीट भी कर दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, आगे आ जाते हैं। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल समझा दूँ। न्यू डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, उसी तरह से फोटो, प्रिंट, आर्ट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल और इस तरह के ऊपर टैब्स बने हुए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट नेम लिख सकते हैं, विड्थ हाइट आपको पता है, मेजरमेंट यूनिट के हवाले से भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इसका भी आपको ऑलरेडी आइडिया है। अच्छा, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं कि मैं अगर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो रेजोल्यूशन 300 हो जाएगी। मैं अगर किस पे वेब पे क्लिक करता हूँ तो रेजोल्यूशन 72 हो जाएगी। अच्छा, इस केस में आपका कलर मोड क्या होगा, आरजीबी। और प्रिंट के केस में आपका कलर मोड क्या होगा,
CMYK और रेजोल्यूशन 300। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी एडोब इलस्ट्रेटर में मैं बता कर आया हूँ। फ़ोटो के अंदर जब आप आते हैं तो फ़ोटोज़ में डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, लैंडस्केप में है, कुछ पोर्ट्रेट में है, ठीक है। फ़ोटो जब कोई क्रिएट करनी होगी देख लेंगे हम उस वक़्त। अच्छा, अभी के लिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ रिसेंट पे, ठीक है। रिसेंट पे जाने के बाद RGB कलर मोड का आपको पता है, CMYK का पता है। अ, किसी भी वेब के लिए या किसी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, रेज़ोल्यूशन 72 होगी, कलर मोड RGB होगा। प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो रेज़ोल्यूशन 300 होगी, कलर मोड CMYK होगा। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। बैकग्राउंड में वाइट है, ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर है, और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट भी आता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है देयर इज नो बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे वाइट भी एक कलर है, ब्लैक भी एक कलर है, बैकग्राउंड ले लेंगे तो आप उसको रन टाइम पे बता सकते हैं कि मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक कलर्स आ रहे हैं किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते वक्त, लेकिन अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और क्रिएट करते हैं तो एक ऐसा पैटर्न आएगा। इस पैटर्न का मतलब होता है देयर इज नो बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड यानी आप इसके ऊपर जो भी चीज़ लगाएंगे उसकी बैक के ऊपर कोई कलर आएगा ही नहीं। वो बिल्कुल यानी अ, जैसे सपोज एक ओवल लगा हुआ है, ये ओवल है, ठीक है। इस ओवल को जब आप इसकी कोई इमेज बनाएंगे तो होगा ये कि सिर्फ ओवल ही नजर आएगा, बाकी का एरिया नजर ही नहीं आएगा। वो इस केस में होता है कि जब आप पीएनजी इमेज बना रहे हो, ठीक है। पीएनजी यानी इमेज फॉर्मेट के ऊपर एक बड़ा डिटेल लेक्चर है जिसमें हर इमेज की क्वालिटीज, हर इमेज कहाँ कहाँ यूज होगी, उस इमेज के रेजोल्यूशन आपको क्या रखने हैं, वो आपको वेब के लिए सूट करेगी या प्रिंट के लिए सूट करेगी, ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो अ, यानी इसका मतलब है कि आप इस बैकग्राउंड, इस तरह का बैकग्राउंड हो तो आप एक पीएनजी बना सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, न्यू फाइल अगेन ले रहा हूँ और देख लेते हैं इसमें कोई चीज़ तो नहीं है इसी। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, एक ही ऑप्शन है आर्ट बोर्ड का। अच्छा, जब आप वैसे आर्ट बोर्ड को अभी अनचेक है, इस पे मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लाइक मैं प्रिंट में जाके एक लेटर साइज ले लेता हूँ, क्रिएट किया मैंने, तो ये आपका एक कैनवस आया। कैनवस एक फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में एक ही होता है, आप उसको मल्टीपल नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए लाइक एडोब इलस्ट्रेटर, तो आप एडोब इलस्ट्रेटर का ही फीचर यूज करेंगे आर्ट बोर्ड वाला। इसको आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद जब आप इसको प्रिंट लेटर एंड क्रिएट, सॉरी क्रिएट कर दिया, वहाँ से अनचेक हो गया, तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी चेंज की, प्रिंट लेटर एंड आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड चेक किया, ठीक है। यहाँ से जाकर आपने इसको RGB आ रहा है, हाँ ठीक है। जब आर्टबोर्ड बनेंगे तो जाहिर बात है हम डिजिटल उस पर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर देखें, जहाँ आपका कैनवस बनता होता था उससे ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ आ गया आर्टबोर्ड। अब आप इसके अंदर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर एक टूल है, आर्टबोर्ड टूल, इसमें जाएंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी आर्टबोर्ड टूल के साथ इस पर क्लिक किया तो प्लस साइन चारों तरफ आ रहे हैं। आपको जिस तरफ भी आर्टबोर्ड चाहिए, आपको ऊपर की तरफ चाहिए, आपको इधर चाहिए, इधर चाहिए, ठीक है, नीचे की साइड पर चाहिए, इस साइड पर चाहिए, तो वो आपके आर्टबोर्ड बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट चाहिए एडोब फोटोशॉप में तो आप आर्टबोर्ड वाले बटन को चेक कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको सिंगल पेज डॉक्यूमेंट चाहिए तो उस वक्त आप आर्टबोर्ड को चेक नहीं करेंगे, उस वक्त आप कैनवस ले रहे होंगे जो कि फोटोशॉप की किसी भी फाइल में एक ही होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ से कोई भी चीज़ बनाई, लाइक यहाँ पर इसको ये बनाया,
तो ये आर्टबोर्ड 5 के अंडर आ रहा है। ठीक है, अब आप जो भी चीज यहाँ रखकर बना रहे होंगे वो सारी की सारी आर्टबोर्ड 5 के अंडर आ रही होगी। लाइक ये तो ये सारे आर्टबोर्ड 5 के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इनको मूव कर सकते हैं जैसे भी प्लेसमेंट करना चाहिए, उसी तरीके से जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर में करते हैं। ठीक है, किसी और आर्टबोर्ड पे वर्किंग करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें और काम अपना शुरू कर दें जो भी आपने लेना है। लाइक इस पे मैंने ये बनाया, तो ये देखें अभी आर्टबोर्ड 1 के अंडर आया। इस तरीके से आप आर्टबोर्ड्स भी ले सकते हैं, यानी मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं एंड सिंगल पेज डॉक्यूमेंट भी एडोब फोटोशॉप में आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने अभी बात की सिलेक्शन की। एडोब फोटोशॉप में मैंने आपको बताया कि अगर तो स्पेसिफिक सिलेक्शन होगी तो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी स्पेसिफिक सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हो रही होगी। अगर स्पेसिफिक सिलेक्शन नहीं है तो वो आपके पूरे कैनवस को एज सिलेक्शन ले रहा होगा। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे जितनी भी सिलेक्शन है उन सब में यूज़ होनी है। मैं यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ये प्रपोर्शन वाइज सेम आए। शिफ्ट छोड़ देंगे तो वो उसी तरह से फ्री हैंड आएगा। अच्छा, ये शेप नहीं है, ये सिलेक्शन है। शेप मैंने आपको अभी दिखाई थी, यहाँ से जाकर आती जो हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ एक और सिलेक्शन मैं यहाँ पर बना दूँ। जब मैंने बनाई तो पहले वाली सिलेक्शन खत्म हो गई। मैं कहता हूँ यहाँ पर, सॉरी, मैं कहता हूँ यहाँ पर बना दी जाए तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है कि जैसे ही आप कोई सिलेक्शन टूल लेते हैं तो ऊपर कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं? पहला अगर ऑप्शन पर अगर हम जाएं तो ये लिखा हुआ है ऐड सिलेक्शन। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर देखें, अब इसके साथ एक प्लस साइन आ रहा है। अब मैं जितनी दफ़ा भी ड्रैग करूंगा तो पहले वाली सिलेक्शन गायब नहीं होगी, बल्कि जितनी भी आप सिलेक्शन बनाते चले जाएंगे वो सब की सब यहाँ पर ऐड होती चली जाएंगी। आप चाहें आप एक न्यू लेयर लें और आल्ट बैक स्पेस करके इन सब में कोई ना कोई कलर कर दें। ठीक है, कंट्रोल डी किया, अब ये सारे के सारे आपके एक साथ मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक पेपर के ऊपर या एक लेयर के ऊपर डिजाइन हुए हैं या पेंट हुए हैं, जो भी आप कह लें। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से वापस किया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन ऐड करूँ, यानी पहले तो मैंने बाहर की थी, अब मैं चाहता हूँ इसी को ही हम एक्सटेंड कर दें। ये एक्सटेंड किया तो कौन सा ऑप्शन जेन में आया है एडोब इलस्ट्रेटर का, कोई बताएगा जी? यूनाइट, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको जितना ऐड करता जाऊंगा उतना ही ये इस सिलेक्शन में ऐड होता चला जाएगा। बाहर कर लेंगे तो ये बाहर आ गया, आप चाहें तो इसको फिर यूनाइट कर दें। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मैंने यहाँ से कहा कि इतना एरिया सिलेक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कौन सा ऑप्शन है एडोब इलस्ट्रेटर का जो हम करके आ चुके हैं? ठीक है जी, वेरी गुड। माइनस फ्रंट। अब आप जितना माइनस फ्रंट करते जाएंगे उतना एरिया आप वहां से निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, आर्ट बैक स्पेस कर दें, कंट्रोल डी कर दें और इसको पकड़कर एक इस कॉर्नर पर लगा दें, एक यहाँ लाकर कंट्रोल डी एंड देन फ्लिप हॉरिजेंटल, दोनों को सेलेक्ट किया, आर्ट के साथ नीचे लेकर आए और देन कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। ये आपने कॉर्नर बॉर्डर बना दिए, हालांकि बनाम कुछ और रहे थे, कहाँ से क्या चीज़ बन गई। अच्छा, हमने सिलेक्शन के अंदर ऐड करना भी देख लिया और सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना भी देख लिया। अच्छा, तीसरे नंबर पे है इंटरसेक्ट।
उसमें क्या है कि आपने कोई सिलेक्शन बनाई हुई है, आप अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो क्या होगा, जो ओवरलैपिंग एरियाज हैं उनकी एक सिलेक्शन बनकर आ जाएगी, जो कि इसमें भी नाम सेम है इंटरसेक्ट, और एडोब इलस्ट्रेटर में भी इंटरसेक्ट के नाम से, या यानी आप इतना इतना करेंगे तो इसका कॉमन एरिया की एक सिलेक्शन बन यानी इंटरसेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने अभी आपको तीन इसमें कमांड बताई सिलेक्शन के हवाले से। अच्छा, अब क्या है कि हम यहाँ से जब भी कोई सिलेक्शन बनाएंगे उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना या इंटरसेक्ट करना, तो हम बार बार यहाँ क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ से माइनस करेंगे, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने सिर्फ पहले वाले को सिलेक्ट रखना है, न्यू सिलेक्शन वाले को। आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ से इसकी सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो जाए, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो प्लस का बटन आ जाएगा। अब आप चाहें जितनी मर्जी सिलेक्शन शिफ्ट की प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। अच्छा, सेकंड नंबर पर सब्ट्रैक्ट है, तो आप शिफ्ट की छोड़ देंगे एंड ऑल्ट की प्रेस कर लेंगे। आप जितनी मर्जी सिलेक्शंस को यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही दो यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे कि शिफ्ट की प्लस ऑल्ट की दोनों प्रेस कर लेंगे तो ये क्रॉस साइन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन के लिए है, इससे आपका ये इंटरसेक्ट होता है। हाँ जी, सिलेक्शन में जो कीज बताई हैं या जो सिलेक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट है, ये सारा समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अब देखें, मुझे अगर किसी इमेज का कोई स्पेसिफिक एरिया, कोई बात नहीं, आप इसको यानी रिकॉर्डिंग देखेंगी आराम से तअम्मुल से, जब उसको रिवाइंड करके देखेंगी समझ आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मुझे चलें ये इमेज ले लेते हैं। मैंने कॉपी इमेज किया, और कॉपी इमेज करने के बाद मैं कहता हूँ कि पेस्ट एंड देन ऑल्ट शिफ्ट, कुछ इस तरह से करेंगे। जब मैं किसी भी इमेज को अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा करूंगा तो वो पिक्सेलेटेड हो जाएगी। अच्छा, इमेज पिक्सेलेटेड है या नहीं है, देखिए मैं अगर इसको इस तरह जूम कर लूं तो ये भी आपको पिक्सेलेटेड नजर आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अब ये पिक्सेलेटेड नजर आने का रीजन ये होता है कि अगर तो आपको यहाँ पर इस 100% के ऊपर, ये देखें यहाँ पर ना कुछ परसेंटेज आ रही होती है, एक यहाँ पर आ रही 100%, एक आपकी फाइल के साथ आ रही होती है। दूसरा ये कि फाइल में वो लेयर नेम बता रहा होता है। तीसरा आपको कलर का मोड बता रहा होता है कि ये डॉक्यूमेंट आरजीबी है कि CMYK है। अच्छा, अब देखिए, मैंने यहाँ पर, चले मैं इस इमेज को ना एक जाता हूँ इसमें वापस, कॉपी इमेज कर रहा हूँ। कॉपी इमेज करने के बाद हम आ जाते हैं फोटोशॉप में, एक न्यू फाइल ली। न्यू फाइल लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली साइज वहां से पिक कर लेगा जो मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। क्रिएट किया एंड देन पेस्ट कर दिया। इस वक्त यह इमेज आपको पिक्सेलेटेड नजर आ रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आ रहा है? हाँ जी, कोई बताएगा? अच्छा, ये एग्जैक्ट क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल स्पेस बार और इस तरह से ड्रैग करूं,
अब पिक्सेलेटेड है कि अब भी क्लियर है? हाँ जी, अब पिक्सेलेटेड है कि क्लियर है इस लेवल के ऊपर जिसमें ये आपको नजर आ रहा है? पिक्सेलेटेड है। पिक्सेलेटेड ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बढ़ चुकी है। आप लोगों को अगर समटाइम्स ना स्टूडेंट जो मेरे मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो कहते हैं सर इमेज पिक्सेलेटेड है, और वो जूम करके देख रहे होते हैं 1000 के ऊपर, उसको 500 के ऊपर, 300 के ऊपर। तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इमेज के ऊपर, जब आप इमेज का एक व्यू ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 429 या जो भी आ रहा है, 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, आप उसको कंट्रोल+1 की प्रेस करें। जैसे कंट्रोल 1 की प्रेस करेंगे, यहाँ पर 100% हो जाएगा। अगर 100% में पिक्सेलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इमेज पिक्सेलेटेड नहीं है। और अगर 100% पे भी पिक्सेलेटेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इमेज वाकई ही पिक्सेलेटेड है। ठीक है, यानी पिक्सेलेटेड और नॉन पिक्सेलेटेड को देखने के लिए आपको उसको कंट्रोल+1 की प्रेस करेंगे, ताकि वो 100% व्यू पे अगर आपको एग्जैक्ट नजर आ जाए तो ठीक है। और अगर उसमें भी पिक्सल्स फट रहे हो, तो इसका मतलब है कि इमेज आपका पिक्सेलेटेड है। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इमेज का स्पेसिफिक एरिया में कुछ निकालूं। मेरे पास अभी तक जो सिलेक्शन है वो दो तरह की हैं। नंबर एक है रेक्टेंगुलर, यानी टूल है पूरा ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है। और सेकंड नंबर पर है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये वही है जो हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल लेते थे, या फिर एक सर्कल या एलिप्स लेते थे एडोब इलस्ट्रेटर में। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से आप शिफ्ट प्रेस करें, और इन साहब का इमेज चाहिए मुझे इतना इतना। यानी किसी भी इमेज में से आपको अगर कोई इमेज, कोई स्पेसिफिक पार्ट निकालना है उस इमेज का, आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद सॉरी, कंट्रोल न्यू करेंगे। ठीक है, अब जो एरिया मैंने कॉपी किया है, ये उसका एग्जैक्ट साइज बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्वायर लिया था, तो दोनों तरफ से विड्थ एंड हाइट सेम आ रही है। मैंने इसको क्रिएट किया और कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने से 100% आया। मैं अगर इसको कुछ ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ ये आपको पिक्सेलेटेड नजर आएगा। कंट्रोल 1 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आपको एग्जैक्ट नजर आएगा। अच्छा, मैंने स्पेसिफिक एरिया वहां से निकाला, और निकाल कर यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब हम एक काम करते हैं, कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ, एलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ, यहाँ से कुछ इतना एरिया मैं कॉपी करूंगा। अच्छा, कॉपी किया, न्यू फाइल ली। अब ये उस एरिया को उसका साइज क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से क्रिएट कर दिया, और इसे कहा कि आप यहाँ पेस्ट कर दें इसे। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जब पेस्ट किया, तो पेस्ट करने से आपको कोई चेंज नजर आ रहा है? हाँ जी, कोई चेंज नजर आया कि नहीं आया? एजिस ब्लर है। अच्छा ठीक है, एजिस ब्लर है। तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब भी आप कोई सिलेक्शन लेते हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है फीदर का। ये फीदर आपका अगर 0 होगा, तो ब्लर नहीं होंगे एजिस, और जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा एजिस ब्लर हो रहे होंगे। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ, और ये भी जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट खुले इनको हम क्लोज कर देते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना पैदा हो। अच्छा, अब ये सिलेक्शन मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ। कंट्रोल D से एक दफ़ा मैंने सिलेक्शन को डिसेलेक्ट किया, और फीदर 0 रखकर अब मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। अगेन अगेन सिलेक्शन ली, कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद कंट्रोल V किया। अब तो नहीं एजिस वैसे आए,
बिल्कुल शार्प है, क्रिस्प आए हैं ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी कोई सिलेक्शन लेते हैं, उस सिलेक्शन में अगर आप फीदर को ऐड कर दें तो उसके एजेस ब्लर हो जाते हैं। अब मैं गेन करने लगा हूँ 20 का फीदर लगा रहा हूँ, ठीक है। एक दफा डी सेलेक्ट करेंगे, दोबारा सिलेक्शन लेंगे, जब आप फीदर नया लगाएंगे तो सिलेक्शन भी दोबारा लेंगे। अब 20 के फीदर के ऊपर मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करता हूँ तो यहाँ लेयर खुद ब खुद आ जाती, नई बनानी नहीं पड़ती, भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट हम करते हैं ये कि एक न्यू लेयर लेते हैं और मैं इस लेयर के ऊपर आल्ट बैक स्पेस करूंगा। जैसे ही मैं आल्ट बैक स्पेस करूंगा तो वो वाला इमेज छुप जाएगा। वो छुपेगा क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक स्टैकिंग ऑर्डर पढ़ाया था एडोब इलस्ट्रेटर में। इस वक्त यानी ये स्टैक है, इस स्टैक में सबसे नीचे ये लेयर बैठा हुआ है, उसके नीचे उससे ऊपर ये है और सबसे ऊपर ये है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा डोमिनेंट हो रहा होगा, तो आप इस लेयर को ड्रैग करके इसके नीचे ले जाएं तो वो नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये जो ब्लर आया था उसके अंदर ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है? आपने देखा ना कभी फेसबुक पे या किसी की डीपी पे, या जो खास तौर पे जो फेसबुक जो एक ऑटोमेटिक गेम्स दिखाता है, यानी इसको प्ले करें, आपका जो है क्या कहते हैं मंथ कौन सा, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, उसमें वो इस तरह की गेम दिखाता है और वहां पर आपको कुछ ऑटोमेटिक इफेक्ट्स लगा कर आपकी डीपी पे लगा कर और फिर थोड़ा बहुत आपके बारे में बता देता है। तो इस तरह के इफेक्ट्स जो है यानी वो बेसिकली वहां पर भी फीदर ही अप्लाई हुआ होता है, जो कि आपको इस इमेज में इफेक्ट नजर आ रहा है। हाँ जी, फीदर का समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्या है, वैसे जरूरी तो नहीं है एंटी एलियासिंग, बता देता हूँ, देख लें थोड़ा बहुत। ये तो खैर अब हर जगह के ऊपर फिक्स हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने ज़ीरो किया, कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन दोबारा ली। अच्छा, जब आप सिलेक्शन दोबारा लेके कॉपी करेंगे, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटी अलियासिंग को अनचेक किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया। इसके जो एजिस होंगे ना, एजिस आपको कुछ ऐसे जो है ना कॉर्नर्स बने हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपने कभी नीड फॉर स्पीड गेम खेली हो ना, कोई पुराना वर्जन 2005, 6, 7, 8 वर्जन, तो उसके अंदर कभी देखें वहाँ पर यानी जो पुराने ग्राफिक्स होते थे उसमें यानी आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसमें से बाहर आए या स्टेयरिंग मूव किया, आगे कोई चीज़ आ गई, तो वहाँ पर ये इस तरह के ना यानी ये जो किनारे जो निकले हुए नज़र आ रहे हैं ना, एक दूसरे में घुसे हुए नज़र आते थे। तो वो एक अजीब सी वहाँ पर सिचुएशन बनती थी। अच्छा, एक केस ये है कि एंटी अलियासिंग अनचेक करके हमने इसको देखा तो यहाँ पर ये कॉर्नर कॉर्नर से नजर आ रहे हैं। और अगर एंटी अलियासिंग को हम चेक करते हैं, पहले क्या था अनचेक था, अब हम चेक करते हैं, लाइक मैंने यहाँ से इसे कहा सिलेक्शन लेंगे, एंटी अलियासिंग चेक करेंगे, कंट्रोल डी, सिलेक्शन एक बार फिर बना रहा हूँ और अब कंट्रोल सी करके अब कंट्रोल वी करूंगा, तो ये यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि ये जो किनारे बंदे होते हैं ना, इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल डालकर उनको स्मूथ करने की कोशिश करता है। देखिए किनारे अभी भी हैं, लेकिन उसने उसी शेड के लाइट कुछ डार्क पिक्सल डाल डाल के उसको इस तरह कर दिया है कि वो आपको दूर से बिल्कुल गुलाई नजर आएगी, जबकि इस केस में आपको ये यानी किनारे से नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ये बात समझ आ गई कि एंटी अलियासिंग चेक करने और अनचेक करने का क्या फायदा नुकसान है। तो ऑलवेज आप एंटी अलियासिंग को चेक ही रखेंगे, उसको अनचेक नहीं करेंगे। अच्छा,
फिर स्टाइल्स की बात आ गई, फिक्स रेशो, ये भी खैर इतनी चीज़ें तो स्टूडेंट खुद ही समझ जाता है, बता देता हूँ मैं आपको फिर भी। रेक्टेंगुलर लिया मैंने, स्टाइल में जाकर नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये बिल्कुल फ्री हैंड चल रहा है, आप इसको जैसे मर्जी बना लें। नॉर्मल के ऊपर फिक्स रेशो के ऊपर आप उसको बताएंगे कि आपकी विड्थ एंड हाइट इस रेशो के तहत बनेगी। आप इसको बेशक इस तरह ले जाएं, देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ओवरऑल 1/1 की रेशो के साथ छोटा या बड़ा हो रहा है। मैं यहाँ तक भी ले गया हूँ ना, या नीचे तक भी लाया हूँ, तो वो एक ही उसके अंदर जो है ना, एक ही प्रपोर्शन के अंदर आ रहा है। और फिक्स साइज क्या होता है कि आप उसको बता दें कि मुझे 500 px बाय 500 px का एक बॉक्स चाहिए। कंट्रोल डी किया, इस पर क्लिक करेंगे, 500 px ज़्यादा बड़ा होगा, 5000 कम कर दिया, चले मैं इसको कर रहा हूँ 50 px बाय 50 px, और इसको मैंने एंटर किया। और एंटर करने के बाद जहां भी क्लिक करूंगा 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल का एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट एंड मास्क रह गया, इसको हम जब एडवांस सिलेक्शंस में आएंगे, कोई हेयर्स वगैरह की सिलेक्शंस करेंगे, यानी कम्प्लेक्स हेयर, खास तौर पे जो थोड़े से एजेस, बाल जो है वो बाहर बिखरे हुए होते हैं बैकग्राउंड के अंदर, तो उनको हम कैसे सिलेक्ट करके लाते हैं, ये हम जब एडवांस सिलेक्शंस में आएंगे वहाँ पर मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा। पुराने वर्जन्स में रिफाइन एज के नाम से होता है, ये जो आगे सीसी के वर्जन्स हैं इसमें सिलेक्ट एंड मास्क के नाम से है। ये सिलेक्ट एंड मास्क को करेंगे हम डिटेल में। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसके अंदर चले जाएं तो काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। ये व्यूज़ किस जगह पे कौन कौन सा व्यू इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिटेल से करेंगे। अभी सिंपल सिलेक्शंस देखें कैसे होगी। अच्छा, इसको मैंने एस्केप बटन प्रेस किया तो हम इससे बाहर आ जाएंगे सिलेक्ट एंड मास्क से। एलिप्टिकल, और ये आपने देख लिया, शॉर्टकट की एम लिखा हुआ है इसके आगे, इन दोनों के आगे। अच्छा, सिंगल रो मार्क्यू एंड सिंगल कॉलम मार्क्यू, इसके हवाले से हम अच्छा देखें यहाँ पर क्या है कि मैं अगर इसको लाता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक किया और सिंगल रो मार्क्यू किया, तो इस तरह क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन आएगी। इस हॉरिजेंटल लाइन को आप एक न्यू लेयर बनाकर अगर ऑल्ट बैक स्पेस करें तो इस तरह से एक लाइन बना सकते हैं, जो कि डिवाइडर के तौर पर काम आती है। जब आप कोई हॉरिजेंटल डिवाइडर लगाना चाह रहे हो या कोई वर्टिकल डिवाइडर लगाना चाह रहे हैं, वर्टिकल जो है वो भी सेम इसी प्रोसीजर से लगेगा। यहाँ क्लिक किया, एक न्यू लेयर ले लें, ऑल्ट बैक स्पेस करें, कलर बेशक आप जो सा मर्जी ले सकते हैं, लाइक मैं लाइट कलर ले लेता हूँ जैसा कि वेबसाइट डिवाइडर्स वगैरह में यूज़ होता है। कंट्रोल डी किया और ये कुछ आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। दोनों को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं, अभी हमने सिलेक्शंस तो देखी हैं, वो या तो हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर देखी, या फिर एलिप्स देखा, या सर्कल देखा। अब हम आ जाते हैं कुछ फ्री सिलेक्शंस के ऊपर। ये है जी आपका लेसो टूल। लेसो टूल पर मैं आ रहा हूँ। लेसो टूल में मैं कहता हूँ कि लाइक इस पे आए, यहाँ से मैंने इसको किया, इसी इमेज को क्यों, कोई और ले लेते हैं। अच्छा चले, मेरे पास ना असल में यहाँ पर भी कुछ इमेजेस हैं, तो इनमें से ले लेते हैं कोई, लाइक लेसो है, मैं ये वाला इमेज ला रहा हूँ, या ये तो खैर इसको ले आए। अच्छा, ये मैंने इमेज लिया, इसको मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे ना तो इस कैनवस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी फाइल अलग से खुले तो आप इस, ये जो जहाँ पर ये सारे टैब्स पड़े हुए हैं, यहाँ ले जाकर इसको ड्रॉप करें तो इसकी एक अलग से फाइल खुल जाएगी। अगर आप वहाँ ड्रॉप करते तो वहाँ पर क्या होता है, यानी इस कैनवस के अंदर जाकर यहाँ ड्रॉप करते
तो अलग से फाइल ना खुलती, बल्कि इसी कैनवस के अंदर वो ऑटो फिट आता और उसके बाद आप उसका मजीद ट्रीटमेंट करते, फिर इस फाइल को आप अलग से सेव करते। अच्छा, यहाँ से अलग मैंने इसको ओपन किया, और जब आप ओपन करेंगे तो इसकी एक बैकग्राउंड लेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड लेयर बनती है वो आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ से ये चाह रहा हूँ कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया था कि सिंपल सिलेक्शन लेके यहाँ से इतना इतना बंदा निकाल लिया था, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस पिक्चर में किया था। अब मुझे ये चाहिए कि मैं कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन करूँ। मैंने यहाँ से लेसो लिया, थोड़ा सा जूम करते हैं, और जूम करने के बाद मैं यहाँ से अपना माउस उसके साथ साथ चलाना चाह रहा हूँ। अगर तो ग्राफिक्स टैबलेट या आप कोई पेन टैबलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो पेन से करेंगे तो बड़ी एग्जैक्ट सिलेक्शन हो रही होगी। अभी मैं माउस से कर रहा हूँ तो मेरा हाथ भी हिल रहा है, क्योंकि माउस से इतनी एक्यूरेट सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होती। मैंने ये इतनी इतनी यहाँ से सिलेक्शन की, और इस सिलेक्शन को मैंने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद आप इसको दोबारा यहाँ पेस्ट किया, और इसको उठाकर हम यहाँ से कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के यानी काम हम इसके साथ कर सकते हैं। ये फ्री हैंड सिलेक्शन है। फ्री हैंड सिलेक्शन आपकी यूज़ होती है, वो कहाँ यूज़ होती है मैं भी आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। फ्री हैंड सिलेक्शन आपको छोटे छोटे एरियाज में से कुछ एरियाज को ऐड करने या कुछ एरियाज को वहाँ से माइनस करने में काम आएगी, लेकिन इस तरह के पर्पज़ के लिए आपकी एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इधर वाइट आ गया कान के इधर, और दूसरी तरफ भी बिल्कुल ये एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं है। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एडोब इलस्ट्रेटर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जितना भी क्रिएशन रिलेटेड काम है, लाइक लोगोज हो गए आपके, कोई आप बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, कोई लेटर हेड है, कुछ इस तरह की चीज़ें हम सारी की सारी उस पर एडोब इलस्ट्रेटर पे कर रहे होते हैं। अच्छा, फोटोशॉप पे करने का पर्पज़ ये है, फोटोशॉप पे हमने जो चीज़ दिखानी होती है वो है नेचुरल लुक, कि आप अपनी इमेजेस को इस तरह से ट्रीट करें कि वो नेचुरल लगे। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो नेचुरल लुक तो नहीं है ये, तो समझ लें कि वो एक तो सिलेक्शन अच्छी सी नहीं हुई, फिर दूसरा ये कि बैकग्राउंड नीचे से वैसा था तो वो लग रहा है कि शायद हम सिलेक्शन ठीक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वाइट नज़र आ रहा है। मैं इसको कह रहा हूँ कंट्रोल डी कर दिया। अच्छा, इसके अंदर एक और टूल है, पॉलीगोनल लैसो टूल। अच्छा, जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह की सिलेक्शन वहाँ ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग इससे भी बड़ी अच्छी सिलेक्शन कर लेते हैं। लाइक क्या करते हैं कि जैसे ये है तो छोटे छोटे से क्लिक करेंगे। ये टूल किस लिए है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, ये कहीं पर भी कर्व नहीं बनाएगा, बिल्कुल सीधी लाइनें बनाएगा। जैसा कि आपने पेन टूल में भी देखा था कि अगर आप सीधे क्लिक करते जाएंगे तो वैसे करेगा, और अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो फिर कर्व बना रहा होगा। लेकिन इस केस में सिर्फ ये ड्रैग जितना मर्जी कर लें वो ऐसे ही रहेगा और स्ट्रेट लाइंस बनाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं कि यहाँ से छोटी छोटी सिलेक्शंस लेते हैं, इसकी स्किन के साथ साथ छोटी छोटी सी सिलेक्शन लेते हैं और बड़ी स्पीड के साथ माउस चला रहे होते हैं, जैसा कि मैं चलाने की कोशिश नाकाम कर रहा हूँ। यहाँ से लाकर मैं, अच्छा, जब आप उस जगह पे वापस आएंगे तो आपका ये जो टूल है उसके साथ एक छोटा सा सर्कल बनेगा, शायद आप लोगों को दिख रहा हो। हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं, छोटा सा सर्कल बनता है स्टार्टिंग पॉइंट पर। जब आप वापस आकर मिलाएंगे तो छोटा सा सर्कल बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसा कि पेन टूल के केस में दिखता था। ये मैंने यहाँ से ये किया, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर कुछ सिलेक्शन यहाँ से अंदर आ गई जो कि बाहर आनी चाहिए थी। मैं यहाँ से लेसर टूल लूंगा। अगर मुझे यहाँ से सिलेक्शन ऐड करनी है तो मैं कौन सा बटन प्रेस करूँ,
भी मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई थी, ऐड सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, और एक और उसकी इंटरसेक्ट की। हाँ जी, कौन सा बटन प्रेस करूँ? शिफ्ट की। शिफ्ट की मैं प्रेस करूंगा लेसो टूल के ऊपर, जो कि फ्री हैंड टूल है। यानी मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, प्लस साइन आ रहा है, यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ इतना इतना, और यहाँ लाकर ऐसे वापस छोड़ दूंगा। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी जहाँ पर मुझे कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं, वहां से मैं कुछ ऐसे करके सिलेक्शन ऐड कर दूंगा। और अगर किसी जगह से आपने सिलेक्शन माइनस करनी है, जैसे कि ये बाल आ चुके हैं इसमें, तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट की से माइनस आएगा, शिफ्ट की से प्लस साइन आएगा। देख लें, कर्सर को देखें, वहां माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है। मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करूंगा और इस तरह से फ्री हैंड आहिस्ता आहिस्ता चलाकर और इसमें से ये हेयर्स निकाल दूंगा। ठीक है, यानी ये काम, इस तरह के छोटे छोटे काम आप इससे कर सकते हैं, जो कि आपका क्या है, यानी लेसर टूल है, जो कि बिल्कुल फ्री हैंड चलता है। अच्छा, अब सपोज मैंने यहाँ से इसको कर लिया कट, ठीक है, और दोबारा पेस्ट किया तो एक नई लेयर पे पेस्ट हुआ। ठीक है, अब आप इसके साथ जो मर्जी कर लें, लाइक मैं इसे कहता हूँ कि कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको आपने यहाँ से बड़ा करके दिखा दिया कि इसका ईयर जो है वो काफी बड़ा सा है, इस तरह से। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी इस तरह के आप काम, ठीक है, इस तरह के काम आप अब देखें। यहाँ पर जो मैंने बिल्कुल यानी डीप जाकर सिलेक्शन किया है, ये थोड़ा सा वाइट नजर आ रहा है, जो कि नेचुरल लुक वाले कॉन्सेप्ट को खराब कर रहा है। बाकी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे इसका ये जो ईयर है, ये एक ईयर बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, आप इसको अगर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बाहर ले जाएंगे तो ये नेचुरल लुक नहीं है। समझ आ गई बात? इसको मैं यहाँ से आल्ट के साथ कर रहा हूँ, कंट्रोल टी, और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल। आप इसको चाहें तो इस तरह से यहाँ पर लगाकर दोनों तरफ को बैलेंस कर लें। आप दूर ले जाकर देखें तो ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अच्छा, ये हो गया। अब एक और इसमें टूल आ जाता है, ये तो मैंने खैर इसमें आपको करीब 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 सिलेक्शन करके और मैंने इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि कुछ लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं इस टूल को। अच्छा, इस काम के लिए जो टूल बना हुआ है, बल्कि पहले ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीगोनल लैसो जो है आपका, कोई अगर सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बॉक्स लिखा, ठीक है। अब इस बॉक्स को अगर मैंने यहाँ से निकालना है, इसको ले लेते हैं, ये जरा टाइम कम लगेगा इसमें। अच्छा, हर तरह की जो ऑब्जेक्ट है उसको निकालने के लिए उसी से रिलेटेड सिलेक्शंस हमें प्रोवाइड की गई हैं फोटोशॉप की तरफ से। आप जिसके साथ कन्वीनियंट हैं आप उसके तहत निकाल सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर लेकर आया, और यहाँ लाने का मकसद ये था कि एक तो बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लूँ, दूसरा ये कि इसको कोई डिफरेंट बैकग्राउंड दूँ बजाय के वाइट हो। अच्छा, मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ कि अगर मैं लेसो से लेकर आऊँ या इससे चलाऊँ तो क्या एग्जैक्ट बॉक्स निकल आएगा? कभी भी नहीं निकलेगा। अच्छा, मैं अगर यहाँ से एलिप्स लूँ तो ये तो बिल्कुल ही उसके यानी डिफरेंट शेप है। लैसो लूँ तो लैसो से निकल सकता है, अगर आप एग्जैक्ट साथ साथ चलाएं, आपका हाथ ना हिले माउस का, ठीक है, वो एग्जैक्ट इसके साथ साथ आकर आप कुछ, अभी मेरा हाथ हिल गया। अच्छा,
ये जो तीसरे नंबर पे है ना, ये बेसिकली इस तरह के काम के लिए बना है। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, देन क्लिक दिस पॉइंट, क्लिक, यहाँ क्लिक करें, दिस वन, एंड क्लोजिंग पर आकर आपने इसको ऐसे कर देना। यहाँ से थोड़ा सा चला गया बाहर। इसको भी आप ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन से कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और शिफ्ट के साथ आपने इसको यहाँ से ये इस तरह से आप, मैंने आपको बताया था ऐड एंड, जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के साथ आप इस तरह के काम, कोई सिलेक्शन बाहर चले गई या उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, आर्ट के साथ कोई सिलेक्शन अंदर की तरफ आ गई उसको ऐड करना है, तो वहाँ से आप शिफ्ट के साथ उसको ऐड कर लें। अच्छा, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है। इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल बी करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल बी किया, तो वो बॉक्स ऐसे ही आ गया। अब आपको कोई चेंज तो नहीं नजर आ रहा होगा, ये तो सेम वही बात होगी जैसा पहले था। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज करें, लाइक मैं यहाँ से आता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ कुछ ये कलर दे दें, ठीक है, और आल्ट बैक स्पेस करते हैं, तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बैकग्राउंड चेंज कर चुके हैं। दूसरा काम हम ये कर लेते हैं, हमने कहा था इसको हम थोड़ा सा स्मॉल करेंगे, तो इस तरीके से हम स्मॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होता है कि जी सलमान खान की इमेज किसी बड़े बेहतरीन से बैकग्राउंड पे लगी हुई होती है, तो मूवी पोस्टर बना हुआ होता है, वहाँ पर बैकग्राउंड बड़े आला किस्म के बनाकर और उनके कलर्स वगैरह उसके साथ मैच किए होते हैं। तो खैर थोड़ा सा आगे का काम है कि हम कलर बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बाकी आप अब चाहें तो कोई भी इमेज लें, उसकी सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करके उसको वहाँ से निकाल लें, एक नया बैकग्राउंड लेकर, जैसे आप इसी पर लिख लें, यहाँ से हमने लिख दिया जी फ्लावर्स बैकग्राउंड। जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो आगे चल के देखेंगे। फ्लावर्स बैकग्राउंड लिखा तो फ्लावर्स के बैकग्राउंड ले लें, ठीक है। आप यहाँ से लिखें जी बैलून बैकग्राउंड, तो बैलून से रिलेटेड जिस तरह का बैकग्राउंड लिखेंगे उसी तरह का बैकग्राउंड मिल जाएगा। उस पर आप अपनी फ़ोटोज़ लगा लें, किसी जो है सेलिब्रिटी की लगा लें, कुछ भी आप, और उसको वहाँ से कट करके बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लाइक वाई लिखा मैंने। अच्छा, वाई लिखने के बाद हम कहते हैं कि पिक्चर आ गई, उसी को लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और न्यू फाइल को यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट हो गई, देन कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ ग्रे टाइप सा बैकग्राउंड है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से निकालूँ और क्या करूँ कि किसी और बैकग्राउंड के ऊपर लगाएं इसको। थर्ड नंबर पे इसमें टूल आ रहा है मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल आपके पिक्सल डिफरेंस के साथ खुद ब खुद सिलेक्शन बनाता है। यानी आपने एक बार यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आप नीचे चलाते जाएं तो ये खुद ही चिपकता चला जाएगा जहाँ जहाँ पर इसको पिक्सल डिफरेंट मिलेंगे। जहाँ पर ये कोई गैप छोड़ दे, वहाँ से आपने बैक स्पेस करके पीछे ले जाने हैं पॉइंट्स, यानी बैक स्पेस का बटन प्रेस करके यहाँ तक लाकर, यहाँ अगर ये नहीं आ रहा तो एक बार क्लिक कर दें। खुद से भी पॉइंट लगा सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली भी साथ साथ पॉइंट लगाता जाएगा। जहाँ खराब कर रहा हो, जैसे ये कर रहा है, आप बैक स्पेस पर प्रेस करेंगे, माउस पीछे ले आएंगे, फिर बैक स्पेस करके माउस पीछे, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, देन ये और उसके बाद ये किया,
छोटे छोटे क्लिक्स खुद कर लें, जैसा कि मैंने उसके केस में बताया था जो कि हम पॉलीगोनल लैसो से कर रहे थे। जहां पर एग्जैक्ट ये अब क्यों आ रहा है डिफरेंस, क्योंकि बैकग्राउंड और शर्ट के पिक्सल तकरीबन सेम सेम है, जिसकी वजह से उसको उसका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। यहाँ सबकी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, 2 दफा क्लिक कर देना तो वो आपके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को जाकर मिला देता जबरदस्ती। अच्छा, मैं ना इसको जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर फिर टाइम लगाइएगा, देखिएगा किस तरह से होता है। कोई पॉइंट मिस भी हो रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं करना। एग्जैक्ट सिलेक्शन करनी है, मेरी तरह नहीं करनी, बार बार कह रहा हूँ, कहीं सारे ऐसे ही सबमिट करा दें। फिर डबल क्लिक हो गया। चले मैं शिफ्ट से ना यहीं से ऐड कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ से सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। ये सिलेक्शन बना लिया आपने। अब देखें, जो मैं आपसे बात कर रहा था ये सिलेक्शन रह गई है। अब यहाँ से आप लेसो लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इतने इतने एरिया में आपका हाथ नहीं हिलता। छोटी मोटी सिलेक्शन में तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लंबी सिलेक्शन पे जाते हुए आपका माउस हिल जाता है। इस तरह की चीज़ें आप इसके ज़रिए इस तरह फिक्स कर लेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से अब ये इसके ऊपर आ गया तो ऑल्ट के साथ करेंगे आप। यहाँ से ठीक है, यहाँ से शिफ्ट के साथ कर लें। ठीक है, देन आई थिंक ये है थोड़ा सा, या ऑल्ट के साथ माइनस के साथ आप इसको यहाँ से अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ये नीचे से आ रहा है तो ये एरिया, ये इसकी एल्बो जो रह गई है ये हो गया। अच्छा, अब ये जो नीचे स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट आप इससे भी कर सकते हैं कि पॉलीगोनल लें और शिफ्ट के साथ ये ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। नीचे जो चला गया ये नीचे से कोई टेक्स्ट एरिया नहीं लाएगा बल्कि यहीं तक की सिलेक्शन लेगा। अच्छा, अब देखें होगा क्या कि जब मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा और न्यू डॉक्यूमेंट पे जाकर कंट्रोल भी करूंगा, लाइक मैंने इसको कर दिया बैकग्राउंड ब्लैक, क्योंकि वाइट है तो ज़रा हमें डिफरेंस नज़र आना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ठीक है, देख रहे हैं कुछ वाइट वाइट आ गया, ये यहाँ वाइट वाइट रह गया कुछ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम कैसे फिक्स करते हैं, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपने क्या करना है कि ये जो पिक्चर थंबनेल है ना, इसके ऊपर जैसे ही आप लेयर पे जाते हैं तो एक हैंड आ जाता है। लेकिन अगर आप थंबनेल पर जाकर कंट्रोल की प्रेस कर दें तो एक छोटा सा बॉक्स आता है जो कि सिलेक्शन की तरह का बॉक्स है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब सिलेक्शन बन जाए, इससे भी पहले हम ये कर लेते हैं, मैं ज़रा फीदर लगाकर और विदाउट फीदर पहले ले आते हैं, फिर मैं आता हूँ इस पर। अच्छा, बैकग्राउंड बना हुआ ये है। आपने फीदर जो लगाना है वो क्या करना है, जब एक बार सिलेक्शन बन जाए तो एक तो फीदर था ये सिलेक्शन के अंदर, यहाँ से आपको फीदर नज़र आ रहा है। आपने ये करना है कि सिलेक्ट, मॉडिफाई एंड फीदर, शॉर्टकट की याद रखिएगा। शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F6, शिफ्ट F6 से फीदर लगेगा। अब वो फीदर कितने का लगेगा, अगर तो इमेज साइज आपका लेस देन 1000 पिक्सल है
तो आप 1-2 पिक्सल का फीदर लगा सकते हैं। और अगर इमेज साइज बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से आप फीदर का जो रेडियस है उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसे कह रहा हूँ, सपोज मैं 2 का फीदर लगा रहा हूँ, कंट्रोल सी किया और एक दफ़ा यहाँ कंट्रोल सी कर रहा हूँ ताकि ये भी यहाँ पर मौजूद रहे और जो मैं नया लाने वाला हूँ वो भी यहाँ पर आ जाए। ये मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, ये एंटर। इसको मैं इधर रख रहा हूँ और इसको इधर रख रहा हूँ, लाइक हाँ जी, किसके एजेस बेहतर आए हैं, राइट के लेफ्ट? तो ये फायदा होता है आपको फीदर लगाने का कि जो थोड़े बहुत एरियाज रह भी जाते हैं ना, फीदर उसको कवर कर जाता है। ठीक है, ये ओरिजिनल लग रहा है, ठीक है, जैसे कोई ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और ये आपका यानी फेक लग रहा है, इसके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर उठा कर लगा दिया और ये बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप जब भी कोई इमेज कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाएंगे, किसी चीज़ को निकाल कर लाएंगे वहां से, वहां कोशिश ये करें कि थोड़ा सा फीदर लगा कर लाएं, कोई 1-2 पिक्सल का। अगर इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा 1000 पिक्सल से भी ऊपर 2000 पिक्सल पे जा रहा है, फिर 3-4-5 तक का फीदर आप लगा सकते हैं। एक और चीज़, आपके पास ये इमेज आ गया, आप ये चाह रहे हैं कि अभी भी कुछ वाइट एरियाज नज़र आ रहे हैं, इनको मैंने फिक्स करना है। आप थंबनेल पे जाएंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और एक बार क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इस वक्त इसने इसको सिलेक्ट किया है, यानी पूरा जो ये जो बॉय है इसकी सिलेक्शन हुई भी है। आपने ये करना है कि इसके ऊपर सेलेक्ट में जाना है और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई या शिफ्ट कंट्रोल आई, इनवर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि सिलेक्शन बाहर की तरफ चली गई है। यानी मैं अगर कोई नई लेयर लेकर ब्रश प्रेस करके कुछ पेंट करना चाहूँ तो बाहर पेंट होगा, इस बच्चे के ऊपर पेंट नहीं होगा। और अगर कंट्रोल शिफ्ट आई कुछ इस तरह से है, अब जो भी पेंट होगा वो बच्चे के ऊपर होगा। ठीक है, इनवर्स सिलेक्शन का ये होता है कि इनवर्स सिलेक्शन आपकी उस ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट हो जाती है, यानी वो ऑब्जेक्ट रेंज में नहीं आता बल्कि उसका जो कह लें आप ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो होते हैं, यानी जिसमें वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, उन पिक्सल्स के ऊपर वो सिलेक्शन चली जाती है। अच्छा, जब वो सिलेक्शन उन पिक्सल्स पर चली जाएगी तो कि आपने ये करना है कि शिफ्ट F6 करना है अगेन। शिफ्ट F6 क्या है? अभी शॉर्टकट की बताई थी, फीदर है, शिफ्ट F6 करना है और 1 पिक्सल का फीदर देना है, सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं देना, सिर्फ ओनली 1 पिक्सल। जब आप 1 पिक्सल देंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको जूम कर रहा हूँ इस लेवल के ऊपर, अब आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना शुरू करना है। डिलीट प्रेस करने से अगर कोई इफेक्ट नजर आता है तो वो आप मुझे बताएंगे क्या इफेक्ट नजर आ रहा है। देखते जाएं, एक बार, 2 बार, हाँ जी, कोई इफेक्ट नजर आया? मैंने 2 बार डिलीट की प्रेस की है, कोई इफेक्ट नहीं नजर आ रहा किसी को। यानी क्या हो रहा है कि डिलीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका एजिस से डिलीट हो रहा है। उस एजिस से डिलीट होने का फायदा ये हो रहा है कि जो अभी भी वाइटनेस इसके किनारों पे मौजूद थी वो सारी मीट हो जाएगी। अब अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल दिखने लगेगा, कहीं पर भी आपको वाइटनेस नहीं नजर आएगी।
जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलें जी, अगर क्लियर हो गया तो गुड हो गया। अच्छा, कुछ सिलेक्शंस और हैं। ये सिलेक्शन मैंने आपको बताई। यहाँ से एक है क्विक सिलेक्शन, एक है मैजिक बैंड सिलेक्शन। ये दोनों सेम तरह से काम करते हैं, ऑपोजिट पिक्सल के ऊपर काम करेंगे। वो कैसे करेंगे कि सपोज मैं यहाँ से आता हूँ और इसे आकर कहता हूँ बॉय विद वाइट बैकग्राउंड, मैं कह देता हूँ बॉय विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, अब वाइट बैकग्राउंड पे मैं इस इमेज को ला रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी इमेज करने के बाद मैंने इसे कहा कि आप एक न्यू फाइल ले लें। ठीक है, और न्यू फाइल को हम यहाँ पर सेम वही आ जाएगा जो क्लिपबोर्ड में कॉपी था, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस, बाद हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेहरून सा बैकग्राउंड है, ये मैं इस बैकग्राउंड को दे दूँ, यानी इसको मैंने बैकग्राउंड बना दिया। अब ये जो वाइटनेस नजर आ रही है, ये कहाँ पर थी? ये इमेज के साथ है, क्योंकि अगर मैं इमेज वाला लेयर मूव करता हूँ, लाइक इसको मैंने सेलेक्ट किया और मूव किया, तो ये आपको नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे हम जो अभी तक जो काम सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कि जी आप मैग्नेटिक लैसो लेंगे, यहाँ से इसको साथ साथ चलाएंगे और इस तरह करते 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 आकर इधर से लाकर इसको मिला देंगे। उससे भी आसान तरीका ये है, जब आपके ऑपोजिट पिक्सल्स आ रहे हों, यानी इसमें कलर चेंज है, यानी इसके किसी भी एरिया में वाइट कलर उस तरह से नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है या कुछ यहाँ पर है। अच्छा, हम यहाँ से कहेंगे कि क्विक सिलेक्शन लें, और क्विक सिलेक्शन दो तरह हो सकती है। आप ऑपोजिट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आया। यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ जी, यहाँ पर अगर इस सिलेक्शन को मैंने यहाँ तक लाना हो तो क्या प्रेस करूँ? ऑल्ट की, वेरी गुड। ऑल्ट की प्रेस करके आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये हो गया। आपने ऑपोजिट सेलेक्ट कर लिया ना। और अगर मुझे इनर सेलेक्ट करना हो तो क्या की बताई थी अभी मैंने? अभी इस ये जो बच्चा है ये सिलेक्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन अंदर की तरफ आ जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई मतलब सेलेक्ट में जाके भी मैंने आपको इन्वर्स बताया था। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, ये अंदर की साइड पर आ जाएगा। जूम करके देखें, जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं ब्रश साइज छोटा करें। ब्रश साइज छोटा बड़ा करने का तरीका आपको मैंने राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट बताया था। इसको स्मॉल करें, इस एरिया को ऐड कर लें बीच में। ये जो एरियाज थोड़े थोड़े रह गए हैं उनको आप यहाँ से ऐड करते जाएं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। आपका टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि हम इस वाइट बैकग्राउंड को डिलीट करें। ठीक है, और पीछे से ये वाला बैकग्राउंड, ये जो मेहरून था, ये नजर आना शुरू हो जाए। तो एक तो तरीका ये है कि मैं लंबे प्रोसीजर में जाऊं, यहाँ से इसको कट करूं, कट करने के बाद इस वाली लेयर को डिलीट करूं, और डिलीट करने के बाद दोबारा इसको इस पे पेस्ट करूं। यही है ना? अच्छा, दूसरा आसान ये था कि सिलेक्शन है, कंट्रोल शिफ्ट आई किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी किया तो आपका ये आ जाएगा उसके ऊपर। समझ आई कि नहीं आई? जहां पर आपके पिक्सल में डिफरेंस आ रहा हो, वहां पर आप इसको जो है ना बड़ी इजीली यानी सिलेक्शन कर सकेंगे। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर फर्क है भी तो वहां पर आपको करना पड़ेगा कुछ समझ लें ऐड सिलेक्शन या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से करके उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैं थोड़े से ना इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, इस वाले इमेज को मैं एडजस्टमेंट्स में से जाकर, और मैं इसे कहता हूँ लेवल्स में जाएं,
लेवल्स में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि इसकी शर्ट में जो वाइटनेस है वो भी ना नजर आए। अच्छा, इसके अंदर एक और टूल है, मैजिक वैन टूल। मैंने आपको उसमें एक टूल बताया था एडोब फोटोशॉप में, ये क्या था? मैजिक वैन था ये। क्या करता था मैजिक वैन? हाँ जी, कोई दसेगा? सेम कलर को एक बार में सिलेक्ट कर लेता था। यहाँ पर हमने क्लिक करना है, वाइट सारा सिलेक्ट हो जाना। वाइट सेलेक्ट हो जाएगा तो डिलीट बट दबाना है, तो आपका जो रिजल्ट हमने इतनी मुश्किल से लेकर आए थे वो आपका 1 मिनट में आ गया। ये मैजिक बैंड का काम है। मैजिक बैंड आप यहाँ से इसका टॉलरेंस लेवल बड़ा कम कर सकते हैं। मैं अगर टॉलरेंस लेवल इसका ले लेता हूँ 60 पे और अब क्लिक करता हूँ, तो कुछ एरिया यहाँ से ये देखें, ये वाइट समझ के ये अंदर आ गया। यहाँ से वाइट समझ के ये अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस लेवल बढ़ाया हुआ है। टॉलरेंस लेवल में इसे कहता हूँ कि आप 10, 12, 15, 11 कर लें। क्लिक किया तो अब ये जो प्योर वाइट है उसके ऊपर रहा। जो शेडिंग आ रही है ना शर्ट के ऊपर, वहां नहीं आएगा। ये पॉइंट नोट कर लें, ये बड़ा काम आना है आपके। अच्छा, ये हो गया। सिलेक्शन में हमने अभी तक 4 टूल देखे, इसमें से 3 टूल देखे इसमें से, और 2 टूल्स देखे इसमें से। क्योंकि सिलेक्शन एक बेस बनाने के लिए फोटोशॉप में सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इस वक्त या आप कह लें शुरू से अब तक अगर कोई बेस्ट सिलेक्शन टूल है ना फोटोशॉप के अंदर, तो वो पेन टूल है। यानी पेन टूल आपको इलस्ट्रेटर में भी कराया था, एडोब फोटोशॉप में भी है, कोरल ड्रा में भी है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी डिज़ाइन टूल है उनमें पेन टूल लाजमी होता है। पेन टूल इज़ बैकबोन ऑफ ग्राफिक्स नॉट डिज़ाइन। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, अब अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अब आप आ जाए पेन टूल पे। मैं सारे टूल इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ आया हूँ उनको। मैं आ रहा हूँ किसके ऊपर? डायरेक्ट पेन टूल के ऊपर। पेन टूल से आप क्या करते हैं? क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब आप पेन टूल लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, पाथ, शेप एंड पिक्सल। पिक्सल डिसेबल है, ये आगे चल के क्लासेस में देख लेंगे। शेप को भी अलग से देखेंगे, सिर्फ अभी हम बात करेंगे पाथ पे। आपने क्या करना है, जब भी पेन टूल लें सिलेक्शन बनाने के लिए, आखिरी टॉपिक है ये, इसके बाद कुछ नहीं है। सिलेक्शन के अंदर आखिरी टॉपिक यही है, पाथ। पाथ लेंगे, क्लिक किया, देन क्लिक करके ड्रैग करना है। मैंने आपको बताया था ड्रैग करने से क्या होता है, कर्व बनता है। सारे रूल वही वाले होंगे जो कि आप एडोब इलस्ट्रेटर में कर चुके हैं। देन आपने, इलस्ट्रेटर क्या करता था, जब हम यहाँ जाकर क्लिक करते थे तो आगे आने वाला क्या करता था, कर्व नहीं बनाता था, ये बना रहा है। फर्क क्या है इलस्ट्रेटर में और इसमें, कि इलस्ट्रेटर में जब आप पी प्रेस कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग करते थे और जाकर सिंपली उस पर क्लिक कर देते थे। ठीक है। यानी ये देखें, मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपको एंकर सॉरी पेन टूल का जो पॉइंटर है उसके साथ एक कैप सा बना हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा। ये आपका डायरेक्ट आ जाता है इसके अंदर। फोटोशॉप में क्या होता है कि ये कैप डायरेक्ट नहीं आता, जब आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं तब आता है। सिर्फ डिफरेंस ये है, छोटा सा डिफरेंस है कि आप जब ड्रैग कर लेंगे तो आने वाला भी कर्व बनेगा, तो उसको आपने ऑल्ट की के साथ यहाँ क्लिक करना है, तब आने वाला हैंडल डिलीट हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देन अगेन ऑल्ट के साथ क्लिक, क्लिक करके ड्रैग, देन ऑल्ट के साथ क्लिक,
ठीक है, कुछ ऐसे। यानी मैं क्लिक एंड ड्रैग उसी तरह से करता जा रहा हूँ जैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते आए थे। कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ से ड्रैग किया आपने कुछ इस तरह से, एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो इसको कंट्रोल जी करें, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले एग्जैक्ट में ला दें, देन ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करें, अगेन फिर आप यहीं से कंटिन्यू करके इसको ऐसे कर लें। यानी दो पार्ट्स में कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ये देखें, ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ड्रैग किया, देन अगेन ऑल्ट के साथ क्लिक, ड्रैग किया, देन अगेन ऑल्ट के साथ क्लिक किया। ठीक है, अब हम इसकी टेंड पे चले जाएंगे। ये आ गया, ये। अच्छा, इसमें स्मूथ नहीं है, आपको इसमें एक्यूरेट ही सिलेक्शन करनी है। बाद में आप उसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, यानी एंकर पॉइंट टूल ये वो सारा कुछ है इसमें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से आएगा। अच्छा, आल्ट के साथ यहाँ क्लिक किया, है थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम, पेशेंस के साथ करने वाला है, लेकिन इससे बेहतरीन सिलेक्शन किसी और टूल से नहीं हो सकती। यानी इसमें क्या है कि सारा आपका कंट्रोल है, आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेना है। दूसरे टूल्स में ये होता है कि वो पिक्सल बेस के ऊपर चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं ना इसको इस तरह से कंटिन्यू करके ला रहा हूँ, या इधर से ना जल्दी जल्दी से ट्रैक कर देता हूँ, खैर है। क्लिक किया, ठीक है। अब ये सिलेक्शन बन गई, सिलेक्शन सॉरी पाथ पूरा हो गया। राइट क्लिक करेंगे, सिंपली जाके मेक सिलेक्शन कर देंगे, और न्यू सिलेक्शन के ऊपर रखकर ये आपका फीदर देना चाह रहे हैं तो दे दें, नहीं तो जीरो पे ही रख के इसको ओके कर दें। ये हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी करें, एक न्यू फाइल ले रहा हूँ मैं, और न्यू फाइल लेने के बाद आप जैसे ये ब्लैक कलर आ रहा है तो मैं इसको कुछ यहाँ से, हाँ जी, देख रहे हैं कैसी एक्यूरेट सिलेक्शन हुई है। कंट्रोल के साथ क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, शिफ्ट F6, वन का फीदर, और देन अंदर की साइड पर थोड़ा थोड़ा सा चलाया, कंट्रोल डी किया, तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन आपके सामने है। हाँ जी, पहली जितनी भी सिलेक्शंस की हैं वो बेहतर है कि ये पेन टूल वाली ज्यादा बेहतर है। इस वजह से मैंने आपको पेन टूल के ऊपर सबसे ज्यादा असाइनमेंट दी थी एडोब इलस्ट्रेटर में, ताकि आप लोग यानी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें उस पर, और कोई भी आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल सी। आपको किसी भी जगह से इसमें कोई चेंज लाना है तो देखें, अब होगा क्या, पेन टूल है, आपने कंट्रोल प्रेस किया तो डायरेक्ट सिलेक्शन आ गया, यानी मैं इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ, उठाकर यहाँ ले जाऊंगा। समझ आ रही बात? इससे पकड़कर आप हैंडलर्स की मदद से कम ज्यादा मूव कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या करेंगे,
इसमें जाएंगे, इसमें वैसे शॉर्टकट की से नहीं आता, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है। आप यहाँ जाकर इसको आप ड्रैग करके वही कर सकते हैं, यानी स्ट्रेट लाइंस को कर्व्स में चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। इसको आप हैंडलर्स की मदद से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सेम सारा कुछ वही वाला है जो कि हम ऑलरेडी एडोब इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ऑल्ट की प्रेस करके आपका आने वाला कर्व ब्रेक होगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल लेना है, पेन टूल में जाके सबसे एंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, पेन टूल ले रहे हैं, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, उससे आप किसी भी हैंडलर को मूव कर सकते हैं, किसी भी एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। सेम सारी चीज़ें वही वाली जो आप एडोब इलस्ट्रेटर में कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जब भी आने वाले कर्व को ब्रेक करना है तो ऑल्ट की प्रेस करके फिर एंकर पॉइंट पे क्लिक करें। हाँ जी, यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, जो समझ लें कि बेस है एडोब फोटोशॉप की, कि सिलेक्शन करनी अच्छे से आ जाए। ठीक है, पेन टूल आपको यूज़ करना ऑलरेडी आता है, सिलेक्शन करनी अच्छे से आ जाएगी तो फिर हम किसी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ सकेंगे। सिलेक्शन में जितने भी टूल्स थे वो मैंने आज आपको करवाए हैं। ठीक है, कुछ फिल के हवाले से देखा हमने, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे और कुछ जो होता है क्या बोलते हैं उसको, फोटो रीटचिंग के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्लोनिंग के ऊपर बात करेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लेक्चर फीडबैक दे दें ताकि मैं क्लास को एंड करूं। फोटोशॉप इंस्टॉलेशन के हवाले से आप अगर इसमें चले जाएंगे ना, इसमें अपनी क्लासरूम में, तो यहाँ पर सबसे आखिरी लिंक के ऊपर क्लिक, जो सबसे नीचे लिंक है उस पर क्लिक करें, तो ये है जी एडोब फोटोशॉप CC 2017, ये उसकी इंस्टॉलेशन गाइड है। ना समझ आए, ना इंस्टॉल हो रहा हो तो डाउनलोड कर लें और उसको सुफियान से बात करें कि ये हमें इंस्टॉल करवा दें, तो वो आपको करवा देगा। ओल्ड वर्जन अगर फोटोशॉप का करना चाह रहे हैं, CC 2017 नहीं हो रहा आपके सिस्टम में, तो इस फोल्डर के इस ड्राइव लिंक के ऊपर आपको, यानी ये जो मैंने अब सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर आपको इसका फोटोशॉप का CC 2014 या 15 वर्जन मिल जाएगा और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन गाइड इसी के अंदर सारी मौजूद है इमेजेस फॉर्म में, और क्रैक भी कैसे करना है ये भी इसी इमेजेस फॉर्म में, इसी ड्राइव लिंक पे मौजूद है। ठीक है, बाकी कोई चीज़ ना समझ आए तो आप सुफियान से कांटेक्ट कर सकते हैं, सुफियान से कहें कि मुझे इंस्टॉल करें। क्लियर हो गई बात? जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। जी, भी सेम ही है जी, बिल्कुल सेम होगा, कोई भी इतना कोई खास बड़ा फर्क नहीं। 2020 होता है वो कर लें। मैंने तो आपको कहा हुआ है कि CC 2017 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन कर लें। अगर सिस्टम स्पेक्स साथ नहीं दे रहे तो फिर आप CC 2014 या 15 कर सकते हैं, लेकिन CS वर्जन कोई नहीं करेगा। CS वर्जन ज़रा बहुत ज़्यादा ओल्ड है और उसमें इसके साथ फिर सिंक्रोनाइज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, लेक्चर फीडबैक जल्दी से दे दें और ताकि मैं फिर मीटिंग को एंड करूं और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाए इसकी।
चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। बाकी लोग पता नहीं टाइप नहीं होता उनसे फीडबैक वाली जगह पर आकर। जिन लोगों ने भी फीडबैक दिया उनका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल की क्लास में यानी मुलाकात होगी, और फिर नेक्स्ट क्लास हमारी फिर जो बात हुई थी अभी 19 मई को, उसमें क्लास होगी। अल्लाह।